to discuss the basic and introduction to ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो इसमें जो पहला स्लाइड है डेट इज़ इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस डेट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर को समझने के लिए आप सिंपली समझ लो कि CPU. ठीक है, अगर कंप्यूटर हार्डवेयर से यूज़र को इंटरेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हार्डवेयर के लिए जो इंटरेक्शन होता है यूज़र का, अगर आप डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हो तो आपको काफ़ी लेंदी कोड लिखना पड़ेगा. लाइक कि 1970s 80s में जो होता था कि हार्डवेयर प्रोग्रामिंग होती थी जो मशीन लेवल लैंग्वेज में होता था. ठीक है, तो अगर आपको n नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म करना है तो मतलब n नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इन मशीन लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लेंदी होता था. तो अब लेंदी होता था तो उसके लिए क्या किया गया कि मतलब जो उसका सॉल्यूशन हुआ कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया गया डेट इज़ अ इंटरफेस, और उसको इंट्रोड्यूस करके करा गया इन बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूज़र. तो अब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, मतलब होने से वो ज़्यादा कन्वीनियंस हो गया. अब इन बिटवीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क होता था डेट टू अंडरस्टैंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. तो हर टास्क के लिए हमें कंप्यूटर या मशीन लैंग्वेज में कोड लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम आप लाइक C लैंग्वेज में 5 या 10 लाइन में एग्जीक्यूट करते हो, उसको अगर आप मशीन लेवल लैंग्वेज में जाओगे तो उसको कम से कम 100 to 200 लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी लेंथी होता था. तो अब हर टास्क के लिए आप 100 to 100 लाइन्स के कोड लिखो, डेट इज़ नॉट सिंपल एंड ईजी. सो दैट पर्पस वी हैव टू इंट्रोड्यूस द ऑपरेटिंग सिस्टम डेट इज एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. और सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन आल्सो कॉल्ड एज रिसोर्स एलोकेटर. देखो, रिसोर्स में कुछ भी हो सकता है, लाइक उसे अगर मेमोरी चाहिए, कोई फाइल एक्सेस करना है, उसे प्रिंटर चाहिए, तो डेट ऑल आर द रिसोर्स. ऑल दिस रिसोर्स आर एलोकेटेड इन अ प्रॉपर मैनर. द वर्क इज ऑपरेटिंग सिस्टम. मीन्स ये काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, टू एलोकेट दैट रिसोर्स टू द जॉब. ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है, गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. देखो, गोल्स, दो मेन गोल्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी गोल्स. तो प्राइमरी गोल्स क्या होता है कि जो प्राइमरी गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डेट इज़ कन्वीनियंस. देखो, कन्वीनियंस जैसा हमने मेंशन कर रखा है, इजी टू यूज़. इजी टू यूज़ में आप सिंपली समझो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तो होते हैं, जैसे लाइक लाइनेक्स होते हैं, काली लाइनेक्स होता है, उसके बाद आपका मैक होता है, विंडोज़ होता है. ठीक है, तो जो विंडोज़ होता है, जैसा हम सब ने देखा है, जो नॉर्मल पीसीज होते हैं हाउस में, घर में, जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, डेट इज़ विंडोज़. तो उसका जो यूआई होता है डेट इज़ वेरी इजी, और उसको अगर आपको कंप्यूटर का लिटिल बिट नॉलेज है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो. अगर इसके कंपैरिजन, मतलब विंडोज़ के कंपैरिजन में मैं अगर सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर की बातें करूं, तो आपको बता दूं कि जो सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए एक एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है. मतलब लाइक कि विंडोज़ जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, यूज़ कर लोगे, वैसे आप सुपर कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते हो. तो उसको यूज़ करने के लिए एक्सपर्ट चाहिए, जो जिसके पास उसको यूज़ करने का नॉलेज होता है. लाइक अगर आपको प्रीवियस कुछ भी नॉलेज नहीं है, लिटिल बिट आपने कुछ भी कंप्यूटर के बारे में जान रहे हो, तो आप विंडोज़ यूज़ कर लोगे, तो उस नॉलेज के बिहाफ पे आप सुपर कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते हो. तो इससे हम डिफरेंस समझ सकते हैं कि कन्वीनियंस क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होती है. अब कन्वीनियंस का सिंपल मतलब है कि लाइक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डेट इज़ मोर कन्वीनियंस टू यूज़. और एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि लाइक जैसे मैंने सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर की बातें करा, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर जो होता है उसके लिए एक एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है. तो उसमें क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, बट डेट इज़ नॉट मोर कन्वीनियंस. ठीक है, तो ये था मेन डिफरेंस जो मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी गोल्स है. तो इसलिए अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने को सोचते हो तो आपके दिमाग में दो मेन गोल्स होना चाहिए. ठीक है, डेट इज़ मोर कन्वीनियंस एंड सेकेंड वन इज़ एफिशिएंसी. एंड नेक्स्ट वन इज़ द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, types of operating system. तो फर्स्ट टाइप इज़ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड सेकेंड वन इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग, एंड थर्ड वन इज़ मल्टीटास्किंग, फोर्थ वन इज़ मल्टी प्रोसेसर, एंड लास्ट वन इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. अब देखो, मैं वन बाय वन इसे डिस्कस करूँगा. तो फर्स्ट वन क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. तो देखो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि अगर मान लो कि आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये सपोज दिस इज़ अ कंप्यूटर, एंड इधर आपके पास जॉब है J1, ठीक है, J2, अप टू मान लो इसमें n नंबर ऑफ जॉब्स हैं.
ठीक है। तो अगर J1, ये जॉब J1 है, अगर ये मान लो कंप्यूटर को अलॉट होता है, दिस इज़ योर कंप्यूटर, ठीक है। तो जॉब J1 अगर अलॉट होता है, तो अब इससे पहले देखो, इससे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं, कोई भी जॉब उसके कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए 2 टाइम की ज़रूरत होती है। तो जो 2 टाइम होता है, ठीक है, टाइम वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला टाइम क्या होता है आपका, फर्स्ट वन इज़ CPU एंड सेकेंड वन इज़ आपका क्या होता है, कौन सा टाइम होता है, इनपुट आउटपुट, IO टाइम, ठीक है। I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे क्या, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा मैंने बोला, इसमें जॉब J1 अगर कंप्यूटर को अलॉट होता है, इस जॉब को मान लो दोनों टाइम की ज़रूरत है, CPU और इनपुट आउटपुट पे। तो ये जॉब दोनों टाइम CPU प्लस इनपुट आउटपुट कंप्लीट करेगा, ठीक है। देन आफ्टर J2 क्या होगा, अलॉट होगा कंप्यूटर को। अब इसमें देखो दिक्कतें क्या होती है कि अगर मान लो जॉब J1 कंप्लीट करता है अपना CPU टाइम, ठीक है, और J1 अपना CPU टाइम कंप्लीट करके किसके लिए जाता है, इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट के लिए जाता है, तो इनपुट आउटपुट के लिए मान लो उसको 10 सेकंड का ज़रूरत है। तो उस 10 सेकंड में क्या होता है, CPU आपका आइडल कंडीशन में होता है। आइडल मतलब क्या होता है, वो फ्री बैठा होता है। तो फ्री बैठने से क्या होता है, मान लो और भी जॉब इन क्यूज़ हैं, बट वो जॉब अलॉट नहीं हो रहा है और CPU आपका आइडल कंडीशन है, तो उससे उसकी परफॉर्मेंस कह लो, एफिशिएंसी कह लो, वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉब्लम था ये मेन, उसको दूर किया गया किसमें, मल्टी प्रोग्रामिंग में। अब देखो मल्टी प्रोग्रामिंग में जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम था क्या, कि अगर जॉब J1 आपका कहाँ जाता है इनपुट आउटपुट के लिए, अगर उसको 10 सेकंड इनपुट आउटपुट चाहिए और J2 वेट कर रहा है, ठीक है, अब जबकि आपका CPU खाली है। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने क्या करा, अगर कोई भी जॉब आपका इनपुट आउटपुट के लिए जाता है, ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में आप क्या करो कि उसको CPU अलॉट कर दो, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि अब जो आपका CPU आइडल कंडीशन में जा रहा था इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे आपने इसे क्या करा, सेव किया और थोड़ी सी एफिशिएंसी क्या कर ली, इंक्रीज़ कर ली, ठीक है। बट इसमें भी देखो क्या है कि अगर मान लो इनपुट आउटपुट के लिए गया, तब तक आपने J2 अलॉट कर दिया। अब इसमें J2 अलॉट कर दिया, अब मान लो इसमें देखो क्या प्रॉब्लम होता था, मान लो जॉब J1 और J2 ही है, ठीक है। तो J1 J2 में मान लो एक जॉब J1 है जिसकी CPU टाइम बहुत ज़्यादा 100 सेकेंड है और J2 को 5 सेकेंड ही चाहिए था, ठीक है। अब 5 सेकेंड ही चाहिए था, इसको 100 सेकेंड चाहिए था। तो अब ये अपना J1 जब तक 100 सेकेंड CPU टाइम कंप्लीट नहीं करेगा, तब तक J2 अलॉट नहीं हो सकता है। क्या कंडीशन था, जब ये अपना CPU टाइम पूरा कंप्लीट करके इनपुट आउटपुट के लिए जाएगा, उस ड्यूरेशन में J2 अलॉट होगा। अब इसको 5 सेकेंड ही चाहिए था CPU, बट इसको 100 सेकेंड चाहिए था। तो अब इसके कारण ये क्या कर रहा है, 95 सेकेंड वेट करना पड़ रहा है। तो थोड़ी बहुत एफिशिएंसी यहाँ भी अच्छी नहीं थी। तो इसके लिए क्या किया गया, मल्टीटास्किंग। तो देखो मल्टीटास्किंग में सिंपली जो किया गया वो यही किया गया कि इसमें एक टाइम क्वांटम मतलब टाइम असाइन कर दिया कि टाइम पीरियड के मतलब आई सपोज कि टाइम क्वांटम आपने 2 सेकेंड डिसाइड कर दिया कि 2 सेकेंड हर एक जॉब को मिलेगा और हर एक 2 सेकेंड के बाद उसे प्रीएम्प्टिव किया जाएगा, मतलब हर एक 2 सेकेंड के बाद इंटरप्ट किया जाएगा। सपोज इसको 100 सेकेंड चाहिए, ठीक है, और इसको 5 सेकेंड चाहिए J2 को, तो 100 सेकेंड चाहिए, बट आपने टाइम क्वांटम क्या सेट कर दिया कि 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड जैसे ही ये CPU एग्जीक्यूट करेगा J1, उसके बाद J2 अलॉट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो टाइम अगर बचा रहेगा तो फिर J1 अलॉट होगा, फिर उसके बाद J2 अलॉट होगा। तो इस तरह से जो हम बीच में टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर रहे हैं, तो इससे हमारा CPU ज़्यादा टाइम के लिए आइडल कंडीशन में नहीं जाएगा और CPU का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, डेट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ प्रीएम्पशन, ठीक है। नो प्रीएम्पशन मतलब उसे इन बिटवीन आप प्रीएम्प्टिव या बीच में डीएलोकेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। लाइक कि मल्टीटास्क में हम क्या किया, हर एक 2 सेकंड के बाद उसे डीएलोकेट करते गए और जिस जॉब को जितना ज़रूरत था उसने उतना टाइम ड्यूरेशन यूज़ किया, फिर उसके बाद वो आगे कंटिन्यू करते गया, ठीक है। अब लास्ट नेक्स्ट वन क्या है आपका, मल्टी प्रोसेसर। तो देखो मल्टी प्रोसेसर में क्या था कि मल्टी प्रोसेसर में हमने क्या करा कि सपोज आपके पास, इसको समझने के लिए देखो मैं बातें करूँगा 2 तरह की चीज़ें, एक मल्टी कंप्यूटर
और एक मल्टी प्रोसेसर। तो मल्टी कंप्यूटर में क्या होता है, एन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो काफ़ी कॉस्टली होता है, ठीक है। अगर उसको मैं मल्टी प्रोसेसर से रिप्लेस करूँ तो मल्टी प्रोसेसर में देखो क्या होता है कि अगर मान लो एक सिंगल कंप्यूटर है, ठीक है, इसमें एन नंबर ऑफ प्रोसेस है, ठीक है। एन नंबर ऑफ प्रोसेस मतलब क्या, लाइक आजकल जो हम सिस्टम खरीदते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, डुअल कोर होता है, क्वाड कोर होता है। तो डुअल कोर का मतलब क्या है कि आपके पास 2 CPU है सिस्टम में, क्वाड कोर का मतलब क्या है 4 CPU है। अगर 4 CPU एक सिंगल सिस्टम में होगा तो उससे क्या होगा कि 4 जॉब को आप एट अ टाइम एलोकेट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, पैरेललिज्म अचीव हो जाएगा और उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा बेटर होगी। और लास्ट वन इज़ रियल टाइम। तो रियल टाइम देखो मेनली इसको डिफेंस सिस्टम में यूज़ करते हैं। अगर मान लो कोई मिसाइल है, उसको एक टारगेट सेट करना है, तो टारगेट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसे आप सेट करके उस पार्टिकुलर टारगेट को आप हिट करो, ठीक है, डेट इज़ रियल टाइम। उसमें अगर कोऑर्डिनेट मान लो आपका पॉइंट में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम हुआ तो वो टारगेट आप अचीव नहीं कर पाओगे, इसलिए इसका क्या नाम होता है, रियल टाइम। मतलब ये रियल टाइम में वर्क करता है। तो अब देखो एक समरी मैं आपको बताऊं, 4 ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसर। तो बैच में हम सिंपली क्या कर रहे थे कि दोनों टाइम जब कंप्लीट होगा तो ही जे कोई दूसरा जॉब अलॉट होगा। बट मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने क्या किया कि अगर एक जॉब अपना CPU टाइम कंप्लीट करके, कंडीशन क्या है, CPU टाइम वो पूरा कंप्लीट करेगा, देन अगर वो इनपुट आउटपुट टाइम है उसके लिए जा रहा है तो उस ड्यूरेशन में आप दूसरा जॉब अलॉट कर दो, ठीक है। अब उसमें भी दूसरा जॉब का अगर टाइम CPU टाइम कम है, पहले का ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होता था, ज़्यादा लंबा वेट करना पड़ता था। तो उसके लिए मल्टीटास्किंग आया। तो मल्टीटास्किंग में हमने टाइम क्वांटम सेट कर दिया, ठीक है, कि फॉर टाइम ड्यूरेशन एक जॉब अलॉट होगा, फिर वो डीएलोकेट होगा, फिर नेक्स्ट जॉब अलॉट होगा उस टाइम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। और मल्टी प्रोसेसर में हमने क्या करा कि एन नंबर ऑफ प्रोसेसर, मतलब हमने एक ही सिस्टम में इनबिल्ड किया, ओके। तो इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे कुछ MCQs रिलेटेड टू STT, ठीक है, ओके।